हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आपको पूरा देखना है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे क्विज क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है और प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट में ही बताऊँगी और कॉमेंट आपको दिखाऊँगी। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम के लिए। तो शुरू कर लेते हैं और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक हिस्सा नहीं है? अहम केंद्रित, जीववादी, अपरिवर्तनीय या संरक्षण? देखिए, जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया है। 4 स्टेजेस इन्होंने बताई है। सबसे पहली है इंद्रिय जनित गामा अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 है। फिर उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 है। फिर उसके बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से आगे है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, जो इस अवस्था का हिस्सा नहीं है वो है संरक्षण। संरक्षण नहीं होगा, है ना। अपरिवर्तनीय भी है, जीववादी भी है, अहम केंद्रित है, ठीक है, ईगो सेंटर्ड होता है, ठीक है डियर। लेकिन संरक्षण करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना, ये इस अवस्था का हिस्सा नहीं है। तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? स्किनर, पैवलोव, वॉटसन या थॉर्नडाइक? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता है, पैवलोव ने, है ना। पैवलोव ने दिया है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हो एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में असुविधा के, अधिगम में अशक्तता के, अधिगम में कठिनाई के या अधिगम में समस्या के? तो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर्स को ध्यान से देखिए और आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे ना, वो कमेंट में ज़रूर बताना है। एक एक फीडबैक ज़रूर आपको देना है। तो आंसर सही हो जाएगा अधिगम में अशक्तता के, ठीक है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। क्लियर? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है यानी फंक्शनल रिसर्च, ठीक है, फंक्शनल रिसर्च। रिसर्च का अर्थ होता है री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोजना, यानी बार बार खोजना। नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना या नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। 724 में आंसर बताना है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य जो है वो है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। स्कूल से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, इवैल्यूएशन से रिलेटेड, ठीक है, ये सभी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करना होता है, ठीक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान में उन समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास हुआ था, ठीक है। और शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विचार जो है सबसे पहले अमेरिका के कुछ जो शिक्षा शास्त्री थे उनके द्वारा आरंभ किया गया था, जिनमें कोलियर, लुईन, हेरिकन, स्टोफेन कोरे, ये सब शामिल थे, ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें क्रियात्मक अनुसंधान जो है उसका विकास करना है, ठीक है। लास्ट में मैंने आपसे इससे रिलेटेड क्विज क्वेश्चन भी पूछा था ना, तो उसका आंसर मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगी, ठीक है। और मेरा पर्सनल चैनल है मिशन टैट, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिशन टैट, ठीक है। क्वेश्चन जो है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों से होता है या उपरोक्त सभी? तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर, है ना। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र भी है, संज्ञानात्मक क्षेत्र भी, और मूल्यांकन जो है सतत और व्यापक यानी कंटिन्यू और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होता है इवैल्यूएशन। तो आंसर सही हो जाएगा डी आंसर।
मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं: उद्देश्य, अधिगम व अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, छात्र अध्यापक व उद्देश्य, छात्र समाज व अधिगम के अनुभव, छात्र परीक्षा व परिणाम। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं? तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा राइट हो जाएगा। उद्देश्य होता है अधिगम व अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, जिसकी वजह से मतलब जिसके थ्रू हम मूल्यांकन करते हैं। क्या उद्देश्य है और अधिगम, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं मूल्यांकन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सतत व व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आंकलित करना, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना, अंक या ग्रेड प्रदान करना। तो क्या आंसर सही होगा? तो इससे तात्पर्य है सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो एजुकेशनल और नॉन एजुकेशन जो क्षेत्र हैं उसकी नियमित रूप से उनको आंकलित करना। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही है। आप ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो और आंसर्स को भी। ये ना सभी टैट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो आपका सीटेट हो, यूपी टैट हो, रीट हो, कोई भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी डेवलपमेंट जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट सभी में पूछी जाती है। ठीक है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करना जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, या ऐसे काम करें जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सकें। तो 728 में आंसर होगा हमारा। देखिए, रटकर और दंडात्मक ये तो हम यहीं से कैंसिल कर देते हैं, और ये भी डी वाला नहीं होगा। सीखने के लिए जिससे वे मतलब जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। फर्स्ट आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम या प्रतियोगितात्मक कक्षा। 729 में आंसर राइट हो जाएगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ठीक है, उदाहरण जो है प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। देखिए, प्रतियोगितात्मक कक्षा गलत है, शारीरिक दंड गलत है क्योंकि ये नेगेटिव है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन गलत है, बल्कि निरंतर व्यापक मूल्यांकन सही है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम सही होगा, सी आंसर। व्यक्ति का शिरोपधोभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर सी से पैर की ओर, कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सर से पैर की ओर होता है। यानी सबसे पहले बच्चे का सर डेवलप होता है, देन उसकी भुजाएं, देन उसके पैर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आंकलन को सीमित कर देता है, सकल आंकलन को बढ़ावा देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, या निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? 731 में वो है कि आंकलन को सीमित कर देता है ना, जो सिर्फ कागज पेंसिल जांचों द्वारा हम आंकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनः निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वत खोज परक संबंधी पद्धतियाँ, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। तो आंसर सही हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, निर्देश निर्धारित कर, शामपट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, या छात्रों की सक्रिय भागीदार द्वारा। तो ये ऑप्शंस हैं। तो किस तरह से एज अ टीचर आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो?
तो इन सभी के द्वारा, है ना, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके या वाइट बोर्ड का यूज़ करके उनको एग्जाम्पल्स देकर, उनको डायरेक्शन देकर, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन के द्वारा आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, प्रेरित कर सकते हो सीखने के लिए। डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 734 में आंसर सही हो जाएगा, तो वो है 1 और 2 दोनों, है ना। आंसर्स को ना ध्यान से पढ़ा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी के कमेंट मैं देखती ज़रूर हूँ कि कौन सा बच्चा क्या कमेंट करता है। भाई आप इतने स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप सभी वीडियोस देखते हो, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हो। चैट सेक्शन में आपके कमेंट, ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे कमेंट सिर्फ 10-11 ही कमेंट मिलते हैं। जो रेगुलर्स व्यूअर्स हैं, वीडियोस को देखते हैं और वो फीडबैक ज़रूर देते हैं। यार एक एक कमेंट आप अगर कर देते हो तो मोटिवेशन मिलता है ना, कि जो बच्चा वीडियोस को देखता है, एट द एंड ऑफ द वीडियो वो देख के एनालाइज करता है वीडियोस को देख के, और वो फीडबैक ज़रूर देता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो स्टूडेंट फीडबैक देते हैं। अब जो नहीं देते उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दिया कीजिए आप। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या ये सभी? तो प्रोजेक्ट मेथड जो है ये किस अवस्था के लिए उपयोगी होता है? तो ये सभी के लिए होता है। बाल्यावस्था के लिए भी होता है, 6 से 12 वर्ष में बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड, जो भी उसके आसपास जो समस्याएं होती हैं, है ना, पूर्व बाल्यावस्था से रिलेटेड और किशोरावस्था से रिलेटेड, तो सभी के लिए होती हैं। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, या स्वालीनता? तो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है डियर बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, लेकिन नहीं प्रदर्शित करता वो है स्वालीनता यानी ऑटिज्म। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं की गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे? तो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, है ना, तो कौन सी विधि का चयन करेंगे कि स्वयं बच्चों को गतिविधियां जो है करने को दोगे, है ना। बच्चे करके सीखते हैं तो ज़्यादा मज़ा उनको आता है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो डी आंसर सही है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है बच्चों की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने के स्तर पर ज्ञान होता है या शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो आंसर सही हो जाएगा, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। सी आंसर यहाँ पर राइट है। अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत निम्न है: संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, या उपरोक्त सभी? आंसर राइट होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, या इनमें से कोई नहीं? तो टीचिंग प्रोसेस में विद्यार्थी जो होता है ना वो आश्रित चर होता है। ये आंसर सही है। समायोजन से तात्पर्य है स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, या आवश्यकताओं को। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर आवश्यकताओं को। ठीक है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है: निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या शिक्षार्थी को यह बनाने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो आंसर सही हो जाएगा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ठीक है,
व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की पूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि, व्यक्ति इतिहास विधि या साक्षात्कार विधि। क्या आंसर राइट होगा? तो ये है व्यक्ति इतिहास विधि, यानी केस स्टडी जो होती है ना, केस हिस्ट्री बनाना। तो सी आंसर यहाँ पर सही है। ब्राह्मण प्राय अध्ययनशील, क्षत्रिय प्राय साहसी, वैश्य प्राय व्यापार में कुशल होते हैं क्योंकि जाति तथा प्रजाति की भिन्नताओं के कारण, स्वास्थ्य के कारण, वातावरण के कारण या पृष्ठभूमि के कारण। तो किस वजह से होती हैं ये? जाति तथा प्रजाति की भिन्नताओं के कारण। ए आंसर राइट है। क्रियात्मक अनुसंधान में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। यह स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो आंसर राइट हो जाएगा। जो कथन सही नहीं है वो है सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आंसर्स को ध्यान से पढ़िए। लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को विभेद्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। या लाभकारी हैं क्योंकि वे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। तो आंसर राइट हो जाएगा। लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक की प्रवृत्त करते हैं। ठीक है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय जो है सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? तो हम क्या करेंगे? डांटना डपटना तो बिल्कुल नहीं है ना। या ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़े रहने की अनुमति देंगे? बिल्कुल गलत है ना। बच्चे के ध्यान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में उसको अवकाश देना, ये भी गलत है। बल्कि बच्चों को उस जगह बैठाना जहां उनका कम ध्यान भंग हो। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में राज्य स्तर पर एकल नृत्य प्रदर्शन करने पर लड़कियों को वरीयता दी जाती है। यह दर्शाता है आधुनिक विचार, व्यावहारिक दृष्टिकोण, लिंग भेद या अखंडता। तो वरीयता दी जाती है लड़कियों को सोलो परफॉर्मेंस में। तो ये लिंग भेद के बेस पर जो है ना, लैंगिक जो है भेदभाव यहाँ पर शो हो रहा है। तो सी आंसर सही है। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। तो इनमें बताना है सही कथन। तो तीनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होते हैं, है ना। तो बी आंसर सही है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्र को क्रियाशील बनाना या विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। ऑडियो विजुअल एड का यूज़ जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट आंसर होगा क्योंकि अरुचि उत्पन्न करना नहीं है। रुचि उत्पन्न करना होता तो चारों ही ऑप्शन सही होते। तो ए आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, यही थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट पे बताइएगा। एक एक फीडबैक ज़रूर आपको देना है। ओके, तो आपका जो आज का क्विज़ का क्वेश्चन है, ठीक है, क्विज़ क्वेश्चन जो है आपके लिए वो आपको बताना है। पैवलोव ने जो थ्योरी दी थी ना, क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी दी थी, ठीक है, वो इन्होंने कब दी थी? सन आपको बताना है, ईयर आपको बताना है।
ठीक है, कमेंट में बताना है। पैवलोव ने जो थ्योरी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, वो इन्होंने कब दी थी? ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? ठीक है डियर, तो सबसे पहले जो किया था स्टेफन कोरे ने। ठीक है, स्टोफेन कोरे ने किया था। लेकिन रीट एग्ज़ाम में, ठीक है, रीट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था और वहाँ पर इन्होंने जो मतलब आंसर्स की आई थी ना, उसमें इन्होंने बकिंघम को राइट माना था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि रीट में तो ये सही हुआ था, क्योंकि रीट में बकिंघम को सही किया गया था आंसर्स की में। बट अगर आप देखोगे तो इसका जो उपयोग है वो स्टोफेन कोरे ने किया था। और इसका आंसर आप सभी में से किस किस ने दिया है वो मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। ये जो है रविंद्रा यादव, स्टीफन कोरे, इन्होंने बिल्कुल सही आंसर बताया है। और संजय सैनी, इन्होंने भी सही आंसर बताया है। और ये है करमवीर खन्ना, इन्होंने भी सही आंसर बताया है। ठीक है डियर, तो आज के इस वीडियो में जो मैंने आपसे क्विज़ का क्वेश्चन पूछा है ना, उसका आंसर भी आप ऐसे ही चैट सेक्शन में बताओगे। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी अगर पूछना चाहते हो तो यहाँ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और फीडबैक ज़रूर दीजिए अपना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।